हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देख लेते क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, कूलॉम का नियम हो चुका था और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पॉइंट्स हो सकते हैं हम लोग समझे थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कूलॉम के नियम के सीमाओं को लिखें। ठीक है, कूलॉम के नियम के सीमा क्या है, यह कहाँ तक कार्य करता है, कहाँ तक ये मान्य है। ठीक है, हर एक चीज़ का एक न एक सीमा होता है, वहीं तक वो कार्य कर पाता है। तो कूलॉम का नियम का भी एक सीमा है, उस सीमा के भीतर ही इसका नियम लागू होता है। चलिए तो देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 1 में है यह केवल बिंदुवत आवेश पर कार्य करता है। यह केवल बिंदुवत आवेश पर कार्य करता है। कहने का अर्थ हुआ क्या कि जब कूलॉम का जो नियम है, आवेश तभी कूलॉम का नियम तभी काम करेगा जब आवेश छोटा हो, बिंदुवत हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, इस चीज़ पर जो होगा कूलॉम का नियम कार्य करेगा, ना कि कोई बड़ा गोला हो, अगर वो आवेशित हो तो उस पर कूलॉम का नियम कार्य करेगा। ठीक है, चलिए तो कूलॉम का नियम उसी पर कार्य करेगा जब जो आवेश एकदम छोटा हो, बिंदुवत हो। ठीक है, चलिए तो एक तो ये होगा कि यह केवल बिंदुवत आवेश पर कार्य करता है। चलिए पॉइंट नंबर 2 में है यह केवल स्थिर आवेश पर कार्य करता है। कहने का अर्थ ये है कि आवेश को क्या होना चाहिए, रुका होना चाहिए। अगर कोई अगर छोटा छोटा अगर बिंदुवत आवेश अगर रुका हुआ है तभी उस पर कूलॉम का नियम होगा, सो कार्य करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो गतिशील है, कोई कण गतिशील है, दो गतिशील कण है, तो उस पर कूलॉम का नियम फिर कार्य करना बंद कर देगा। बात समझ में आया? तो कूलॉम का नियम कार्य करने के लिए आवेश को जो है स्थिर होना जरूरी है। तो यही पॉइंट नंबर 2 में है कि केवल स्थिर आवेश पर ही कार्य करता है। चलिए पॉइंट नंबर 3 में है आपका वह शून्य से अनंत दूरी तक मान्य है। कहने का अर्थ यह है कि यह सबसे न्यूनतम से लेकर सबसे अधिकतम दूरी तक के ही आवेश पर बल लगाता है और यह उसके लिए भी मान्य है। ठीक है, यह 0 से अनंत तक के जो दूरी है उसके बीच में भी, अगर उसके बीच के दायरे में भी आवेश है तो उस पर ये क्या करेगा, कार्य करेगा, इस पर कूलॉम बल लगेगा। ठीक है, और उसका नियम भी कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ लिए, कूलॉम के नियम के सीमाओं को लिखे। क्या क्या हो जाएगा फिर से देख लीजिए। यह केवल क्या होगा, यह केवल बिंदुवत आवेश पर कार्य करेगा। ठीक है, यह केवल स्थिर आवेश पर कार्य करेगा और यह शून्य से लेकर अनंत तक क्या है, यह शून्य से अनंत तक के लिए मान्य है। ठीक है, तो कूलॉम के नियम के सीमाएँ समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन में है रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक और बीमा लिखे। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है समझ लीजिए। पहले रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पहले रेखीय आवेश घनत्व पहले से समझने से पहले आवेश घनत्व क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे देखिए कोई भी धातु का कोई भी प्लेट है, ठीक है, या धातु का कोई भी वस्तु है, तो उसको हम लोग आवेशित करते हैं तो आवेश क्या होता है, धातु पूरा में फैल जाता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई धातु का प्लेट है, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर इसको चार्ज करने लगे, यहाँ पर कोई करंट वाला वायर सटा दे तो आवेश क्या होगा, आवेश पूरे चालक में इस तरह से फैल जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, रेखीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं आवेश घनत्व। जब किसी चालक को आवेशित या किसी चदरा को आवेशित किया जाता है तो आवेश क्या होता है, पूरे चालक में फैल जाता है, जिसे आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है, आवेश घनत्व जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक होता है आयतनीय आवेश घनत्व। तो 3 प्रकार के होते हैं। 2022 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हमें रेखीय आवेश घनत्व लगा है, इसलिए केवल हम लोग रेखीय आवेश पर फोकस करेंगे। ऐसे आवेश घनत्व जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व। चलिए तो अब समझते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहने का मतलब है कि इसमें जो होगा चालक में आवेश घनत्व जो होगा उसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहने का मतलब है कोई चालक कैसा होगा, चदरा टाइप के चालक होगा जिसमें क्षेत्रफल होगा, उसमें जो घनत्व होगा आवेश का उसको बोलेंगे क्षेत्रीय आवेश घनत्व। आयतनीय आवेश घनत्व कहने का अर्थ है कि कोई आयतन वाला वस्तु है, ठीक है, लोहा है, तो उसमें जितना आवेश का घनत्व होगा उसे क्या बोलेंगे, आयतनीय आवेश घनत्व बोलेंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व कहने का अर्थ है कि प्रति इकाई लंबाई में, यानी कि क्या, लंबाई में, प्रति इकाई लंबाई कहने का मतलब है कि कोई भी चालक लंबा है उसमें प्रति इकाई यानी कि एक मीटर में जाता है। प्रति इकाई करने का मतलब है कि एक यूनिट,
1 यूनिट आप कुछ में कोई भी चीज़ में ले सकते हैं, मीटर भी में भी ले सकते हैं, सीएम में भी ले सकते हैं। तो प्रति इकाई लंबाई में, ठीक है, प्रति इकाई लंबाई में आवेश के परिमाण को, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मान लीजिए कोई भी चालक है, ठीक है, 10 सीएम का चालक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये जो है 10 मीटर का है, 10 मीटर का है। चलिए, और ये पूरे जो चालक है, पूरे चालक में मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ले क्या है 1 मीटर है। तो ये पूरा तो चालक है 10 मीटर के, और इसके इकाई लंबाई कहने का मतलब है कि ये जो 10 मीटर है, इकाई लंबाई कहने का अर्थ होता है कि 1 मीटर या 1 सीएम 1 यूनिट में, ठीक है। तो 1 यूनिट यानी कि 1 मीटर में जितना आवेश होगा ना, मान लीजिए कि 1 सीएम 1 मीटर में है, मान लीजिए कि कितना 3 माइक्रो कूलम आवेश है। तो ये जो कहलाएगा क्या, 1 यूनिट में जितना जो आवेश का परिमाण है उसी को क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। फिर अगल का 1 मीटर में फिर 3 माइक्रो कूलम, फिर आगे 1 मीटर में फिर 3 माइक्रो कूलम। तो क्या हो कि प्रति इकाई आप यहाँ पर 1 यूनिट या 1 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रति इकाई कहने का मतलब, तो प्रति इकाई लंबाई में जो आवेश का परिमाण होगा उसी को क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, इसे लेम्डा से सूचित किया जाता है। लेम्डा बराबर सूत्र होता है, यहाँ पे देखिएगा, लेम्डा बराबर प्रति इकाई, यानी कि प्रति कहने का अर्थ है कि बटा में क्या होगा, लंबाई होगा। तब प्रति इकाई लंबाई में आवेश के परिमाण को क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। अर्थात लेम्डा बराबर Q/L सूत्र हो जाएगा, जहाँ क्या है, लेम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, Q क्या है, प्रति इकाई लंबाई में आवेश है, I क्या है, लंबाई का मान है, चालक का लंबाई है। चलिए, अब इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट अगर निकाले तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, हम लोग SI यूनिट निकालना सीख चुके हैं। आवेश को कौन सी में नापते हैं, कूलम में ना, तो आवेश की जगह पर क्या चीज़, कूलम, और यहाँ पर बटा का संबंध है तो बटा का संबंध। ये जो है चालक का लंबाई है, तो चालक का लंबाई को कौन सी में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो बटा में मीटर हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, कूलम पर मीटर, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, कूलम पर मीटर। चलिए, तो इसका हम लोग क्या ऐसा ही मात्रक हो गया। बीमा क्या हो जाएगा इसका, अगर बीमा निकालें तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, डायमेंशन। चलिए, कूलम का 2 होता है डायमेंशन, AT या IT, तो हम लोग केवल IT रख के निकालते हैं कितना आता है। तो अगर IT रखें तो ऊपर क्या हो जाएगा, IT, और बटा में क्या हो जाएगा, L, लंबाई का होता है L, तो लंबाई का हो जाएगा क्या, लंबाई का L। एक साथ मर्ज करेंगे क्या बन जाएगा, L-1, ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, IT के इस तरह से बच जाएगा, यानी कि इसका बीमा क्या हो जाएगा, L-1 IT, या आप लिख सकते हैं और में क्या, ये भी लिख सकते हैं, यानी कि L-1 AT, ठीक है, L-1 AT भी लिख सकता है, दोनों हो सकता है बीमा में, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी घनत्व पूछ ले कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, सदिश है कि अदिश, तो इसको में आप आंसर दे सकते हैं कि यह अदिश राशि होता है। तो आप लिख सकते हैं यह अदिश राशि होता है। कोई भी आवेश घनत्व हो, रेखीय आवेश घनत्व हो, क्षेत्रीय आवेश घनत्व हो, आयतन आवेश घनत्व हो, तीनों में से कोई भी आवेश घनत्व आएगा तो वो क्या होगा, वो अदिश राशि ही होगा। चलिए, तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व क्या है उसको समझ लिए। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला का है 8 नंबर क्वेश्चन में, आपेक्षिक परावैद्युतांक अथवा सापेक्ष विद्युतशीलता क्या है, ठीक है। दोनों नाम इसको बोला जाता है, इसको सापेक्ष विद्युतशीलता कहिए या आपेक्षिक परावैद्युतांक कहिए, दोनों एक ही है। क्या होता है ये, चलिए, आपको पिछले वीडियो में कूलॉम के नियम समझा रहे थे, उसमें एक जगह सापेक्ष विद्युतशीलता आया था, ठीक है। सापेक्ष विद्युतशीलता को हम लोग क्या, हवा के लिए अलग मान निकाले थे, जल के लिए अलग मान होता है, धातु के लिए अलग मान होता है। तो सापेक्ष विद्युतशीलता को क्या, εr से सूचित करते हैं। चलिए, और देखिए, तो यही पूछ रहा है कि सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है। तो सापेक्ष विद्युतशीलता एक हम लोग सूत्र जानते थे, एप्सिलॉन बराबर सूत्र लिखे थे, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट गुने एप्सिलॉन r होता है सूत्र, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। ये क्या है, विद्युतशीलता है,
ई क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और ई क्या है, सापेक्ष विद्युतशीलता है। तो हमको सापेक्ष विद्युतशीलता का परिभाषा चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, सापेक्ष विद्युतशीलता को इधर छोड़ देंगे और निरपेक्ष विद्युतशीलता गुना में तो कौन सी में चल जाएगा, बटा में चल जाएगा। तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं क्या, देखिएगा हम लोग यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इधर गुना में तो बटा में आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट बटा बराबर एप्सिलॉन आर, होगा कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए तो ये इधर गुना में तो नहीं, कौन सी में चल जाएगा, बटा में, तो ये क्या बच जाएगा, सापेक्ष विद्युतशीलता बराबर क्या आएगा, विद्युतशीलता बटा में निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो इसी से हम लोग परिभाषा क्रिएट कर लेंगे। देखिए क्या होता है इसे, किसी माध्यम का विद्युतशीलता एप्सिलॉन, किसी माध्यम का विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या, निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात, यानी कि बटा को क्या बोल सकते हैं हम लोग, अनुपात बोल सकते हैं, के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता अथवा आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। बात समझ में आया। सापेक्ष विद्युतशीलता का परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी माध्यम के विद्युतशीलता, ठीक है, बटा में निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। सिंपल बात है। तो आप लिख सकते हैं, वही सूत्र को यहाँ पर लिख देते हैं क्या, कि एक सापेक्ष विद्युतशीलता जो हो जाएगा एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो इस चीज़ को, इस सूत्र को भी याद रखिएगा कि सापेक्ष विद्युतशीलता बराबर किसी माध्यम का विद्युतशीलता बटा में क्या होता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा तीनों क्वेश्चन। कौन कौन सा, कूलम्ब के नियम के सीमाओं को लिखे, रेखीय आवेश घनत्व और आपेक्षिक परावैद्युतांक अथवा सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, इसको क्या करना है, अच्छा से आपको लिखकर याद कर लेना है। ठीक है, याद करना भारी नहीं होगा, आप समझ लेंगे तो याद करना एकदम आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखें कि जितने भी जो हो सकता है, हम लोग फर्स्ट जो चैप्टर था उसको हम लोग क्या भाग में बांटे थे, फर्स्ट चैप्टर को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, जिसमें से एगो था विद्युत आवेश था कूलम्ब के नियम, दूसरा का था विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और तीसरा का क्या था, गॉस की प्रमेय था। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट को जो 3 भागों में बांटे थे, तो प्रथम भाग में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे 2022 के एग्ज़ाम को लेकर, हम लोग उसको कर लिए हैं। क्वेश्चन बहुत सारा है, लेकिन 2022 के जो एग्ज़ाम के व्यू से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसी क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। तो हम लोग लगभग इसमें के जितना भी 2 नंबरिया क्वेश्चन है हम लोग कर चुके हैं। अगले वीडियो में इसी भाग से जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछ ले, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग लेके आएंगे और अच्छा से आप लोग भी करिएगा, आप लोगों को भी करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।